नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हम लोग विजन टेस्ट सीरीज करते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर जो कि 5 है, जो कि अब तक हमने जो कि इसमें 75 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो कि 76 से 100 क्वेश्चन देखेंगे, मतलब ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो बच्चे अभी नए चैनल पर जुड़े हुए हैं चैनल से को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए। आगे ऐसी भी और चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है तंजौर चित्रकला के बारे में हमसे पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह एक प्रकार की लघु चित्रकला है। ओके। सेकंड कह रहा है यह गुप्त काल के दौरान समृद्ध हुई थी। ओके। थर्ड कह रहा है लघु चित्रों में दिखाई देने वाला शंकुरूप मुकुट इस चित्रकला की एक प्रतीकात्मक विशेषता है। ओके। क्या इसमें शंकुरूप मुकुट इसकी एक विशेषता है? क्या ये गुप्त काल के दौरान पाई जाती थी या क्या ये एक लघु चित्रकला? ये आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट आपको सही बताना है। ठीक है। ऑप्शन देख लो, आपके ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2, 3 सभी। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जी हाँ, यह एक प्रकार की लघु चित्रकला है। तंजौर चित्रकला को समझो आप। तंजौर चित्रकला जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में इसका जो ये आपका तंजौर चित्रकला ये 16वीं शताब्दी में जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। इसमें देखो जो दक्कन का चित्रकला था, जैसे उसमें जो कि अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर के जो क्षेत्र के थे, तो यही जो चित्रकला था यही आगे चलकर विकसित होकर जो कि तंजौर चित्रकला यानी लघु चित्रकला में बदल गया था। तो जो ये चित्रकला थी ये आगे विकसित होकर लघु चित्रकला में बदल गया, जो कि कहाँ विकसित हुआ था? तंजौर के क्षेत्र में विकसित हुआ था। ठीक है। अब ये देखो ये कब आया था? 16वीं 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ। तो इस आधार पर देखो तो ये तो गुप्त काल के दौरान तो नहीं हुआ, क्योंकि गुप्त काल तो काफ़ी पहले आ गया था। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत हो जाता है। तो देखो इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा ये ऑप्शन कटेगा, ये ऑप्शन कटेगा, ये ऑप्शन कटेगा। तो हमारा जो सही आंसर ऑप्शन सी अपने आप निकल गया। थर्ड वाला हमें अगर नहीं पता है कि इसकी जो विशेषता वो शंकुरूप मुकुट है, तब भी आप इसका आंसर एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हो। जी हाँ, ये भी सही है कि इसका जो विशेषता है वो शंकुरूप मुकुट की जो बना रहता है इसमें, वो इसकी विशेषता है। और दूसरी बात, ये जो चित्रकला थी ये मुगल के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल स्वतंत्र है। इसमें मुगल का कहीं भी प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 देखो शिवाजी के संबंध में बात कर रहा है। आपसे पूछे कौन सा सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट आपको पहचान करना है। ठीक है। तो देखो ए कह रहा है शिवाजी के अधीन प्रशासन मुख्यतः दक्कनी राज्यों की प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है उसने राज्य के मामलों पर परामर्श देने हेतु मंत्री परिषद की नियुक्ति की थी। जी हाँ, उन्होंने जो कि अष्टप्रधान की नियुक्ति की थी, जिसमें जो पेशवा होता था वो सबसे शक्तिशाली पद था। वो पीएम एक तरह से प्रधान होता था, सभी मंत्रियों का प्रधानमंत्री का पद होता था। ठीक है। तो ये भी सही है हमारा। तीसरा कह रहा है कि उसने जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया। जमींदारी प्रणाली जिसको महाराष्ट्र में जो कि उस टाइम शिवाजी के समय में क्या देशमुखी के नाम से जाना जाता था। हो सकता है आपसे कल को स्टेटमेंट में देशमुखी शब्द आ जाए तो वो समझिएगा वो उसका क्या मतलब है, जमींदारी प्रथा। ठीक है। तो ये देखो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जमींदारी प्रथा को ख़त्म नहीं किया था, वो उसको जो कि चालू किया था। पर हाँ, इस पर सख्त निगरानी रखता था कि कहीं कोई जो कि इस पर मनमाना या वसूल तो नहीं कर रहा है, कहीं जो कि किसानों का या फिर व्यापारियों का शोषण तो नहीं कर रहा है। ठीक है। इस तरह की कुछ बात को लेकिन कड़ी निगरानी रखता था। लेकिन ये जो प्रणाली थी देशमुख या जमींदारी प्रणाली ये समाप्त नहीं था। ठीक है। तो हमारा सी वाला स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। और डी देख लेते हैं कि उसने जो कि नियमित सैनिकों के वेतन का नगद और राजस्व अनुदानों दोनों में भुगतान किया। जी हाँ, सेना को जो कि नगद भी भुगतान करता था, राजस्व अनुदान के थ्रू भी भुगतान वो किया जाता था। ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन देखो हमसे गलत पूछा तो ऑप्शन सी यहाँ आपका इसका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखो जो पहला स्टेटमेंट है, बलबन द्वारा एक पृथक सैन्य विभाग या दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। ओके। सेकेंड कह रहा है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आरिजे मुमालिक सशस्त्र बलों का सेनापति होता था। ये 2 स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बलबन ने जो कि अलग सैन्य विभाग बनाया था जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। बलबन ने ही जो कि दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। अब देखो जो ये सेकेंड स्टेटमेंट करा कि जो आरिजे मुमालिक है ये जो कि सशस्त्र बलों का सेनापति था। जी नहीं, देखो सशस्त्र बलों का सेनापति जो उस टाइम जो कि सुल्तान स्वयं होता था। ठीक है। और जो ये आरिजे मुमालिक था ये क्या करता था, जो सेनाएं हैं उनके प्रशासन से संबंधित कार्यों को देखता था। इसके लिए इनको नियुक्त किया गया था, ना कि ये सेनापति होता था। सेनापति तो उस टाइम सुल्तान जो था वो खुद सेनाओं का सेनापति होता था। तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत होता है, पहला सही है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 देखो आपसे मध्यकालीन भारत में शिक्षा के संदर्भ में बात करें। ओके। तो पहला स्टेटमेंट करा इस काल में जन शिक्षा की अवधारणा प्रचलित नहीं थी। ओके। सेकेंड करें शिल्प या व्यवसाय की शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सामान्यतः व्यापार संघों और विशिष्ट परिवारों के लिए छोड़ दिया गया। ओके। थर्ड करें प्राचीन काल की तुलना में विज्ञान या विकास का अपेक्षाकृत
बंद हो गया था। देखो मध्यकाल में जो तीनों स्टेटमेंट दिया बिल्कुल सही है। मध्यकाल में कुछ इसी तरह शिक्षा की व्यवस्था थी, जो कि जन शिक्षा की अवधारणा जो कि प्रचलित नहीं थी, बहुत कम लोगों को शिक्षा दिया जाता, सीमित वर्गों तक शिक्षा दिया जाता, जो या तो ब्राह्मण होते थे या तो उच्च वर्ग के होते थे, उनको उन्हीं को बस शिक्षा दिया जाता था। अब व्यापार संबंधित शिक्षा जो कि व्यापार संघों पर ही जो कि छोड़ दिया गया था, ये भी सही है। और इस समय जो कि साइंस का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, साइंस के बारे में ज़्यादा रिसर्च वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चल रही थी, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। ठीक है, 79 का कैसे होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में देखो आपको पहला स्टेटमेंट करा है, पूर्व वैदिक काल के दौरान भूमि सुस्थापित और निजी संपत्ति थी। ओके, सेकंड कह रहा है आर्यों द्वारा ऋग वैदिक काल के दौरान अधिकांश युद्ध भूमि संपत्ति के लिए लड़े गए थे। ओके, थर्ड कह रहा है पुरंदर वैदिक काल में सेनापति की भूमिका निभाने वाला ऋग वैदिक देवता था। ओके, 3 स्टेटमेंट दिया, आपको पूछा सही कौन सा है। ऑप्शन है 1 और 3, बी है 2, सी है 3, डी है 1 और 2। तो देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, जो पूर्व वैदिक काल में थे उसमें जो भूमि थी वो जो कि निजी संपत्ति नहीं थी, बहुत कम निजी थी, बाकी सब जो कि सार्वजनिक टाइप का था, हर कोई कहीं भी खेती वगैरह कुछ भी कर सकता था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे पहला एलिमिनेट कर दे तो ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा। ठीक है, अब बचा दो, बी और सी। इसका मतलब कि इसमें से एक और बी स्टेटमेंट गलत है और कोई एक सही है। ठीक है, इससे हम ये गेस कर सकते हैं। तो अब देखो जो सेकेंड स्टेटमेंट का है काफ़ी इजी, अगर आपने आर्य के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो युद्ध लड़े जाते थे ना, उसमें भूमि के लिए नहीं लड़े जाते थे, उसमें जो कि गाय के लिए लड़े जाते, क्योंकि गाय जो कि सबसे धनी प्रमुख संपत्ति मानी जाती थी। गाय जिसके पास जितना अधिक गाय, उसका समाज में उतना ही अच्छे से माना जाता था। तो जो भी युद्ध लड़ा जाता था उस समय, आर्य के समय में गाय के लिए लड़ा जाता था, जो कि आपका भूमि के लिए नहीं। तो ऑप्शन ये सेकेंड वाला भी गलत है, तो ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। सी यानी हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही ऑप्शन निकल जाता है। तो देखो जो पुरंदर थे ये भी काफ़ी फेमस है, आपने आर्य के बारे में बात किया हुआ, तो ये जो कि ऋग वैदिक देवता थे, सेनापति, जो कि सेनापति की भूमिका यानी युद्ध से संबंधित जो कि चीज़ें होती थी, सेनापति की भूमिका निभाते थे। ठीक है, तो युद्ध देवता के रूप में इनको मान के चलो कि दे, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता था, 80 का सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जो कि बोले मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में उलेमा शब्द संदर्भित करता है। काफ़ी बार उलेमा शब्द आता है, आपको बताना ये क्या है। उलेमा मतलब किसको रिप्रेजेंट करा है, रेफरेंस किसके रेफरेंस में है। ए बोला सूफी संतों के मध्य वार्तालाप के संग्रह को कहते हैं, बी कह रहा है सूफी संतों के जीवनी संबंधी लेख को कहते हैं, सी कह रहा है आपसे सामाजिक राजनीतिक जीवन का त्याग करने वाले मुस्लिम उपासकों या धर्मगुरुओं को, डी कह रहा है इस्लामिक दर्शन के विद्वान और मुस्लिम शासकों के सलाहकार को। तो देखो जो ये उलेमा था ना, ये समाज में अभिजात वर्ग के रूप में था, तो ये जो ऑप्शन डी है ये सही है। इस्लामिक दर्शन के विद्वान थे और मुस्लिम शासकों के सलाहकार थे, इनको ही जो कि उलेमा के नाम से जो कि संबोधित किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखो भारतीय संगीत के संदर्भ में जो कि कमाचा एक वर्ड है, आपको पूछा इसका क्या मतलब, इससे कौन सा स्टेटमेंट सही होता है। ऑप्शन ए करा है संकीर्तन नृत्य से जुड़ा संगीतात्मक वाद्य यंत्र है एक ये। ओके, सेकंड करा असम के मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली हिंदुस्तानी संगीत की शैली है। ओके, सी करा हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त मधुर रचनाएं। ओके, डी करा मांगड़िया समुदाय द्वारा उपयोग किया जाने वाला धनुषाकार संगीतात्मक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो देखो जो आपका कमाचा था इसका ऑप्शन डी सही होता है। जी हाँ, जो मंगड़ियार कम्युनिटी थी हमारी, ये कहाँ पे पाई जाती थी, राजस्थान गुजरात के एरिया में पाई जाती थी। ठीक है, उनके द्वारा जो एक उपयोग किया गया एक वाद्य यंत्र था जो कि धनुष के आकार का था। ठीक है, ये जो मंगड़ियार कम्युनिटी थी, ये जो कि मुख्यतः ये जो कि गायक मतलब जिनका जीवन अपन गायन शैली करते थे, ये गाना ही गाते थे, और ये जो कि अगर ज़रूरत पड़ने पर जो कि शासकों के लिए जो कि युद्ध भी लड़ा करते थे। ठीक है, तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता था उस समय समाज में। तो ये कमाचा जो कि एक वाद्य यंत्र है, ऑप्शन डी हमारा सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, प्रसिद्ध शिल्पकारी तकनीक मोम सांचा, जिसे शेयर पर्दू भी कहते हैं, से संबंधित किससे संबंधित है ये बताना आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है दीवार की सजावट के लिए जड़ाऊ कार्य, बी कह रहा है धातु की मूर्ति कला, सी कह रहा है मृदभांड, डी कह रहा है गुंबद निर्माण। तो देखो ये जो आपका मोम सांचा है, आपको इसी से समझ में आ जाएगा, मोम सांचा पढ़ते ही, ये जो कि धातु की मूर्ति कला के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, जो आपका ये मोम सांचा है किसके लिए किया जाता था, धातु की मूर्ति कला का। इसको आप लास्ट वैक्स टेक्निक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट वैक्स टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखो आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ओके, जैन धर्म से आपसे पूछा, पहला स्टेटमेंट है पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो का। ओके,
सेकंड कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू का, ओके। थर्ड कह रहा है शोर मंदिर महाबलीपुरम का। देखो आपको सही उत्तर चुनना है, तो आप बड़े आसानी से इसको एलिमिनेट कर दो। जो शोर मंदिर महाबलीपुरम का है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये तो आपका हिंदू धर्म से संबंधित है ना, तो जैन धर्म से ये नहीं संबंधित। तो ऑप्शन देखो 3 जहाँ है वो स्टेटमेंट काट दो, बच्चा 1 और 2, 2 मतलब 2 तो श्योर है कि सही है, हमारा 2 सही। अब हमको केवल एक और देखना है कि पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो में, जी हाँ पार्श्वनाथ तो उन्हीं के एक तीर्थंकर के नाम पे ही पड़ा हुआ है इस मंदिर का नाम, तो खजुराहो में स्थित है ये पार्श्वनाथ मंदिर, ये जैन धर्म से ही संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होता है, 1 और 2। दिलवाड़ा मंदिर भी आपका जो माउंट आबू में, वो भी जो कि आपका जैन मंदिर ही है। और देखो और जैन मंदिर का कुछ जैन वास्तुकला अगर देखोगे आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको एलोरा और एहोल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ मध्य भारत में जैन मंदिर फेमस है ज़्यादातर, जैसे देवगढ़ में, खजुराहो में, चंदेरी में, ग्वालियर में, यहाँ पर जो कि कुछ प्रमुख जो कि आपको मंदिर मिलता रहेगा। और जो ये माउंट आबू मंदिर है, जो आपका ये माउंट आबू मंदिर दिलवाड़ा में है, इसको जो कि विमल शाह थे, एक राजा के सेनापति कह लो थे, उन्होंने जो कि इसको बनवाया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। देखो मनसबदारी व्यवस्था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में अक्सर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल से समझेंगे एक्सप्लेन के थ्रू। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर आपसे करें। पहला स्टेटमेंट का यह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जो राज्य के नागरिक और सैन्य मामलों की देखभाल के लिए उत्तरदायी थी, ओके। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है यह व्यवस्था भारत में अकबर द्वारा आरंभ की गई थी, ओके। थर्ड कह रहा है भू क्षेत्रों यानी जागीर के आवंटन के रूप में मनसबदारों को भुगतान किया जाता था, ओके। मतलब मनसबदारों को जो भुगतान किया जाता था उसमें जागीर भी दिया जाता था, यानी भूमि का एक हिस्सा दे दिया जाता था उनको, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना मनसबदारी के संबंध में कौन सा सही है आपका। देखिए इसका ऑप्शन ए देखो 1 और 2 कह रहा है, बी कह देखो केवल 2 कह रहा है, सी देखो केवल 1 कह रहा है, डी कह रहा है 1 2 3। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। देखो जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें जो कि ये जो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जी हाँ इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जो राज्य के नागरिक और सैन्य मामलों की देखभाल के लिए उत्तरदायी थी, ठीक है। सेकंड देखो जो कह रहा है यह व्यवस्था अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है, अकबर ने ही मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। और जो कि भू क्षेत्र यानी जागीर का आवंटन भी किया जाता था इनको सैलरी के लिए, ठीक है। तो चलो अभी इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। चलिए देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था के बारे में एक्सप्लेन थोड़ा सा समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य में भू राजस्व अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, ठीक है। जो भू राजस्व था वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, इसलिए राज्य के लिए महत्वपूर्ण था कि एक प्रशासनिक प्रणाली सृजित की जाए जो तेजी से विस्तृत हो रहे समाज के संपूर्ण क्षेत्र में कृषि उत्पादन पर नियंत्रण और राजस्व के निर्धारण तथा वसूली को सुनिश्चित करे। तो इसी के लिए जो कि मनसबदारी व्यवस्था लाएगा, जो कि सेना और नागरिक सेवाओं की एक व्यवस्था थी जिसे अकबर द्वारा आरंभ किया गया था। यह सैन्य एवं नौकरशाही तंत्र की एक प्रणाली थी जिसमें नागरिक और सैन्य मामलों की देखभाल की जिम्मेदारी थी, ठीक है। जैसा कि हमने स्टेटमेंट में इसको पढ़ा था। अब देखो मनसबदार पद ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जिसके पास मनसब होता था, अर्थात और जिसका अर्थ क्या होता है पद या श्रेणी, मतलब जिसके पास कोई पद या श्रेणी होता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी था जिसका उपयोग पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए किया जाता था। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था, इससे जो कि जो किसी का पद वो उसका वेतन क्या होगा और उसके सैन्य उत्तरदायित्व के निर्धारण के जो कि मनसबदारी पद जो कि लाया गया था, ठीक है। और इसमें देखो पद और वेतन का निर्धारण एक संख्यात्मक मूल्य था, ठीक है। जो इनका पद होता था और वेतन होता था वो एक संख्यात्मक मूल्य द्वारा किया जाता था जिसे जात कहा जाता था। जात क्या था, देखो जात ये था, जात को बता रहे क्या था, जात जो कि मनसबदार और उसका एक सेकेंड जो जात था वह जो कि मनसबदार के अधीन सैनिकों की संख्या थी, ठीक है। इसमें जो जात एक शब्द है वो क्या था, जो कोई मनसबदार उसके अधीन जितनी सैनिक है उसकी जो नंबर है वो क्या थी, जात थी। देखो जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात वर्ग की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक बढ़ जाता था। स्वाभाविक सी बात है, मनसबदारों को जो सैन्य उत्तरदायित्व सौंपे जाते थे उसी के अनुसार एक निश्चित संख्या में सवार या घुड़सवार रखने पड़ते थे। देखो इनको घुड़सवार भी रखना पड़ता था एक निश्चित संख्या में, जितना इनको मनसब सौंपा जाता था। मनसबदार को अपने सवारों के निरीक्षण के लिए लाना पड़ता था, घोड़ों को चिन्हित करने के लिए दागना पड़ता था और सैनिकों का पंजीकरण भी किया जाता था। इन कार्रवाइयों के पश्चात उन्हें सैनिकों को वेतन के रूप में देने के लिए धन मिलता था। देखो सैनिकों को जो वेतन मिलता था वो धन भी मिलता था और जागीर भी मिलता था। देखो जागीर की बात आगे करेगा, आगे समझो। मनसबदार को भू राजस्व कार्यभार के रूप में वेतन मिलता था, ठीक है, जिसे जागीर कहा जाता था। कुछ मनसबदार को नगद में भुगतान मिलता था जबकि अधिकांश को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व एकत्रित करने वाली भूमियों
के रूप में भुगतान किया जाता था। ठीक है, समय समय पर इनका स्थानांतरण भी किया जाता था। ऐसा नहीं कोई एक पोस्ट लेकर बैठ गया तो वहीं पर रहेगा, इसका जो कि ट्रांसफ़र होता है। ये काफ़ी अच्छा जो कि एक सिस्टम था रेवेन्यू का कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का और नागरिक सेवाओं को देखने का। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने जो कि मनसबदारी व्यवस्था को डिटेल में समझा, देखा क्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 को बताया कौन सी निम्न में से कौन सी मुगल काल के दौरान आयात की प्रमुख मदें थी। कौन कौन सी चीज़ हैं जो हम इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, उसकी बात कर रहा है मुगल काल के दौरान। पहला है हाथीदार, दूसरा है तांबा, तीसरा है सोरा, चौथा है युद्ध के घोड़े। देखो ये तो सही है कि हम युद्ध के घोड़े मंगवाते थे। ठीक है, तो चार तो हमारा सही है, जहाँ चार नहीं वो ऑप्शन काट दो। और हम लोग जो है कि हाथी दांत भी मंगवाते थे। ठीक है, तांबा भी मंगवाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कि तांबा बहुत कम जगहों पे था तो, लेकिन उसका खनन नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था। ठीक है, तो इसको भी मंगवाते थे। लेकिन जो सोरा है ना, इसको हम लोग इंपोर्ट नहीं करते थे, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता था, इसको यूरोपीय देशों में हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। इसका प्रयोग जो कि गन पाउडर बनाने में किया जाता था। ठीक है, तो सोरा का प्रयोग जो कि गन पाउडर बनाने में किया था, इसको हम लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता था, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो हमारा 3 ऑप्शन जहाँ है वो कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आता है 1 to 4। अब देखो सोरा के अलावा हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे। शक्कर हो गया वो एक्सपोर्ट करते थे, चावल एक्सपोर्ट करते थे, और क्या एक्सपोर्ट करते थे हम लोग, जैसे नील हो गया, नील बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। इसके साथ साथ इम्पोर्ट में देखो कुछ मेडिसिनल औषधि थी, उसको जो कि इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, इस कुछ विलासिता की चीज़ें थी, जैसे वाइन, महंगी वाइन, पुरानी से पुरानी वाइन, ऐसे सब चीज़ें कुछ थी, उसको भी इंपोर्ट करते थे। बाकी इन सब लेकिन जो सोरा है इसको एक्सपोर्ट करते थे। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखो क्या करें, कुछ भित्ति चित्रकला दिया गया और राज्य देगा, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। पिथौरा, क्या पिथौरा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सेकेंड है आपका बाघ, क्या बाघ मध्य प्रदेश से संबंधित है। थर्ड है आपका वाली, वाली क्या गुजरात से संबंधित है। देखो वाली काफ़ी फेमस आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ना कि गुजरात से। हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट कर जाता है, तो थर्ड आप काटो, आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, बचता है ए और बी, जिसमें देखो दोनों में मतलब 2 वाला सही है। बाघ जो कि मध्य प्रदेश में, ये कंफर्म है। पिथौरा देखो पश्चिम बंगाल में नहीं है। पिथौरा जो कि आपका जो पिथौरा वाला एरिया है, ये आपका पड़ेगा राजस्थान और गुजरात का जो एरिया होता है, वहाँ पे जो कि पिथौरा का भाग पड़े, पिथौरा चित्रकला देखने को मिलेगा। जबकि आपका ये पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होता है कि केवल बाघ जो है मध्य प्रदेश वाला, ये वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलो और देखो जो बाघ भित्ति चित्रकला मिला है गुफाओं में, ये जो कि भौतिक चित्रकला है, आध्यात्मिक चित्रकला नहीं। ऐसा नहीं कि देवी देवता का चित्र बना गया है, वंदना स्तुति समथिंग, ये सब चीज़ें, ये सब नहीं, मतलब ये प्राकृतिक चीज़ें, जैसे वृक्ष हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, इन सब की चीज़ों का इसमें चित्र मिलता है आपको। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 देखो गुरुबानी के संदर्भ में बात कर रहा है, और ये इसके बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कर, यह केवल सिख गुरुओं के भजनों का संग्रह है। ओके, सेकेंड कह रहा है अंतिम रूप से इसका संकलन बाबा गुरु नानक देव के शिष्य गुरु अंगद द्वारा किया गया था। ओके, थर्ड कह रहा है इन भजनों की कई भाषाओं की रचना की गई है। जो थर्ड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है इन भजनों की कई भाषाओं में रचना की गई। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो अगर आप देखो इस पर विचार करोगे तो आपको पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, कि इसमें केवल सिख गुरुओं का ही भजन का संग्रह नहीं है। जो गुरुबानी है इसमें जो कि सिख गुरु का तो जो भजन उनका संकलन है। इसके साथ साथ आप देखोगे कबीरदास, रैदास, ठीक है, रविदास जो है, और इनका जो है कि काव्य संकलन है, भक्ति संकलन है, उसको भी जो कि इसमें ऐड किया गया है। आगे जो तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, तो जहाँ एक आप उसको काट दो। ठीक है, बचा हमारा 3, यानी दूसरा अपने आप को समझ में आ रहा है कि ये गलत ही है। ठीक है, तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, अंतिम रूप से इसका संकलन बाबा गुरु नानक के शिष्य गुरु अंगद द्वारा किया गया था। देखो गुरु अंगद ने जो कि शुरू किया था, सिख गुरु और जो अन्य गुरु थे उनके भजनों को संकलन करेंगे, इन्होंने शुरू किया था, पर अंतिम रूप से इन्होंने नहीं किया था। अंतिम रूप से जो कि शुरू करने वाले जो अंतिम रूप से इसका संकलन किया था, वे 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जिन्होंने जो कि इसमें जो कि 9वें गुरु तेग बहादुर जी के वचनों को भी इसमें संकलित किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। थर्ड वाला देखो इन भजनों को कई भाषाओं में रचना की गई। जी हाँ, इसको जो कि जैसे मैंने आपको बताया ना, पंजाबी, फारसी, संस्कृत और अन्य ब्रज भाषा भी था, अन्य भाषाओं में जो कई भाषाओं में जो कि इसका संकलन किया गया। तो ऑप्शन इसका देखो 20 सही होता है, केवल 3। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 89 आपका देखो भीमबेटका से संबंधित है। भीमबेटका के संबंध में ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है भीमबेटका गुफाओं की मध्य पाषाणिक चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, पहला का शिकार इन चित्रों में प्रयुक्त प्रमुख विषय है। ओके, सेकंड का इन चित्रों में केवल मानवों को दर्शाया गया है। देखो जब शिकार है तो शिकार का मतलब क्या, मानव के साथ पशु भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों एक दूसरे के क्या करें, विरोधी भाव स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, यानी कि एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा। तो ऑप्शन पहला तो हमको पता है कि भाई शिकारों का प्रमुख रूप से इसमें जो कि चित्रण किया गया, तो पहला तो सही है। और सेकंड जो कह रहा है कि केवल मानव दर्शाया गया, ये गलत है। मानव के साथ साथ पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी पत्थर वगैरह शिकार करते हुए कोई मृत्यु, किसी की मृत्यु हो गई तो उसके साथ जो सजावट किया गया वो सब चीज़ के चित्रों को दिखाया जाता था। अब भीमबेटका की एक और विशेषता थी कि इसमें लाल और वाइट कलर का ज़्यादा प्रयोग किया गया पत्थरों पर ऐसे पेंटिंग वेंटिंग के लिए। ठीक है, तो अब देख लो इसका ऑप्शन ए सही होगा हमारा, केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखो कहता है बौद्ध साहित्य के संदर्भ में बात करें आपसे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है बुद्ध के किसी भी उपदेश को उनके जीवन काल के दौरान लिपिबद्ध नहीं किया गया था। ओके, सेकंड कह रहा है बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया था। ओके, थर्ड कह रहा है संघ के सदस्यों के लिए नियम और विनियम जो कि सुत्त पिटक में वर्णित किए गए थे। ओके, ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। आपसे पूछा कौन सा सही है, आपको सही वाला स्टेटमेंट बताना है। तो देखो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2 और 3, सी कह रहा है केवल 3, डी कह रहा है 1 2 3। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है ना कि बुद्ध के उपदेश को उनके जीवन काल में कभी भी संकलित नहीं किया गया था, बिल्कुल सही है। बुद्ध जो कि मौखिक शिक्षा दिया करते थे, वो कभी इसको जो कि लिखित रूप में संकलित नहीं किए थे। ठीक है, ना ही करवाए थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो जहाँ पे एक नहीं वो वाला ऑप्शन आप काट कर दो। देखो ये कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, सॉरी पहला वाला सही है। तो जहाँ हाँ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखते हैं या तो 2 3 दोनों सही होंगे या तो फिर इसमें कोई भी एक गलत होता है तो केवल एक वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो दूसरा कर है बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया था, जी नहीं, ये बिल्कुल ये जो कि सही नहीं है। जो बुद्ध की शिक्षा थी उसको विनय पिटक के रूप में नहीं जो कि संकलित किया गया था। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं को जो कि सुत्त पिटक के रूप में जो कि संकलित किया गया था। ठीक है, जो भी बुद्ध की शिक्षा से संबंधित चीज़ें थी वो सुत्त पिटक में था। विनय पिटक में तो देखो जो संघ के सदस्य थे उनके लिए नियम और विनियम जो कि संकलित थे किसमें, विनय पिटक में। तो ये जो कि क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, इसका इसमें बोल दिया उसका उसमें बोल दिया। तो 2 3 दोनों गलत है, केवल ऑप्शन ए हमारा सही होता है। तो ध्यान रखना, देखो ऐसे समझ लो आप, सुत्त में स आ रहा है आपका, शिक्षा में भी स आ रहा है। तो क्या था, बुद्ध की शिक्षा संबंधी जो भी चीज़ें होंगी किस में होंगी, सुत्त पिटक में होंगी। ठीक है, तो आप इसे आप ध्यान रखिएगा। और जो कि आपका विनय पिटक है, इसमें विनय का पिटक मतलब कि क्या, नियम कानून, आप इससे समझ सकते हो कि इसमें नियम कानून है संघ के सदस्यों के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करना, आपको धार्मिक प्रथाओं के लिए मंदिरों का बृहद पैमाने पर विकास हुआ था, जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे मंदिर के अवशेष मिले ही नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत जाता है। सेकंड देखो क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों द्वारा पशुओं की पूजा की जाती थी, जी हाँ, पशुपति जो नाथ है वो मान लो, हाँ ऐसे हैं। और कई भी हैं, कई जगह जो कि पशुओं का अंकन चित्रण देखने को मिलता है। तो दोनों दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन बी इसका जो कि आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 92 देखो, क्वेश्चन नंबर 92 हमारा कह रहा है निम्न राजवंशों से कौन सा 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लंबे समय तक चल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था। तो देखो गुर्जर प्रतिहार थे, बिल्कुल थे, राष्ट्रकूट भी थे, बिल्कुल थे, पाल थे, पर चालुक्य नहीं थे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चालुक्य नहीं थे, इसमें गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल थे। इसको थोड़ा समझो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कन्नौज पे क्यों ये तीनों राज्य चाहते थे राज्य करना, इसका देखो एक मेन कारण था, जो कन्नौज आपका था इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यह जो कि आपका गंगा के व्यापार मार्ग पर अवस्थित था, और ये जो कि रेशम मार्ग से होकर गुजरता था। ठीक है, कन्नौज जहाँ था वहीं से रेशम मार्ग होकर गुजरता था और गंगा के व्यापार पर भी स्थित था। तो इसका एक तरह से देख लो रणनीतिक और वाणिज्यिक रूप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए जो कि सब इस पर जो कि अपना कब्जा करना चाहते थे। अब इस पर कब्जा किसका हुआ ये भी देख लो। देखो इसके लिए जो कि पहले पाल राजा और गुर्जर प्रतिहार के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पाल राजा धर्मपाल जो थे वो हार जाते हैं और गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज जो होते हैं वो जीत जाते हैं। तो वत्सराज पहले इस पर कब्जा करते हैं, फिर क्या होता है, राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूट जो कि वत्सराज को हरा देते हैं और राष्ट्रकूट का इस पर जो कि आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 93 आपसे करा है
एक संप्रदाय दिया गया है, उसी के बारे में बात कर रहा है। नाथपंथी संत गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ के अनुयायी थे। ओके। सेकंड कह रहा है वे अलौकिक शक्तियों और प्रथाओं में विश्वास नहीं करते थे। ओके। थर्ड कह रहा है उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों द्वारा किए गए शोषण विशेषाधिकारों की निंदा की थी। ठीक है, 3 बातें कह रहा है आपसे पूछा कौन सा सही है। ऑप्शन है केवल 1 3, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, डी है 1 2 3 सभी। तो देखो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो नाथ पंथ की स्थापना देखोगे आप मत्स्येंद्र नाथ ने ही किया था, तो ये इनके गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ जो कि इसी के अनुयायी थे। और ये जो नाथ पंथ है ना, ये आपका जो शैव संप्रदाय है उसी का एक उप संप्रदाय है। ठीक है, शैव संप्रदाय का ही उप संप्रदाय है नाथ पंथ। ठीक है, जो कि हिंदू धर्म का ही एक भाग है। अब देखो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इस पर चलते हैं अपने सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकेंड स्टेटमेंट हमसे कह रहा है वे अलौकिक शक्तियों और प्रथाओं पर विश्वास नहीं करते। जी नहीं, ये गलत है। वे जो कि अलौकिक शक्तियों पर जो कि बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। अब भाई संत साधु है तो वो अलौकिक शक्ति को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इस हिसाब से देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन आता है। दूसरा गलत है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। हमारा ऑप्शन ए आ गया अपने आप सही है। देखो उन्होंने जो जाति व्यवस्था थी और ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार थे उसके ये विरुद्ध थे, ये उसके खिलाफ थे, तो ये सही थे, सही है। ठीक है, ये जो कि इनके जो समुदाय में जो कि निम्न जाति के भी योगी लोग जो कि इसमें शामिल थे। और देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो ये आपका नाथ पंथ है ना, जो आपका ये नाथ पंथ है, इसमें जो कि हिंदू धर्म के लोग तो थे ही, हिंदू धर्म के साथ साथ जो कि बौद्ध धर्म के लोग भी इसमें शामिल थे। ठीक है, मतलब हिंदू और बौद्ध का समन्वय था एक तरह से आप कह सकते हो सकता है कल को आपसे ऑप्शन में जैन लिख दे तो वहाँ ध्यान रखें कि वो जैन नहीं है, वो बौद्ध धर्म है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 हमसे क्या कहता है, तो ये करंट का क्वेश्चन आ गया। हाँ, हाल ही में सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी IN स्पेस के गठन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। आपको पूछना IN स्पेस की प्राथमिक भूमिका क्या है। ऑप्शन ए दूरसंचार के लिए सूक्ष्म उपग्रह बनाना, सेकंड कह रहा है, बी कह रहा है नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ निकटता से सहयोग करते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान करना, सी कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी व्यवसायियों की भागीदारी को बढ़ावा देना, डी कह रहा है आपका स्पेक्ट्रम आवंटन की नीलामी और मूल्य निर्धारण का विनियमन और निर्धारण करना। तो देखो जो इन स्पेस जो एक अथॉरिटी का गठन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, ये ऑप्शन सी इसका सही है कि जो भारतीय अंतरिक्ष गतिविधि है उसमें जो कि निजी व्यवसायों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो कि इसका गठन करने की अनुमति दी गई है, जो कि इसरो के ही निगरानी में ये काम अपना करेगा। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमसे करा है खजुराहो मंदिर परिसरों को निम्न में से किस राजवंश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ओके, आपका ऑप्शन है सोलंकी वंश, चंदेल वंश, परमार वंश और चौहान वंश। तो जो देखो खजुराहो टेम्पल है, इसको जो कि चंदेल वंश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। आपका खजुराहो जो टेम्पल है, अभी देखो ये काफ़ी कम बचे हैं। अभी लगभग इसमें देखोगे आप तो लगभग 20 टेम्पल ही बचे हुए हैं। बाकी सारे टेम्पल जो कि नष्ट हो गए, मतलब पहले ऐसा नहीं किसी ने किया है, वो काफ़ी प्राचीन हो गए थे, धीरे धीरे खुद ही अपने आप स्वतः इसको नष्ट हो गए। जब से इनका संरक्षण किया जा रहा है तब से 20 बचे हुए हैं। ठीक है, और जो ये खजुराहो टेम्पल है ना, ये जो देखोगे आप तो बलुआ पत्थर से निर्मित यहाँ पे आपको मिलेंगे मंदिर, और ये जो कि हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, खजुराहो टेम्पल किससे संबंधित है, हिंदू और जैन धर्म से को संबोधित करता है एक साथ। ठीक है, चलो चलते केवल क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट का क्वेश्चन आ गया, प्राय सुर्खियों में रहने वाला वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखो ये जो इसका सीधा आंसर ऑप्शन बी है, यूनेस्को द्वारा जो है कि वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी किया जाता है। इन्होंने बताया कि कोविड-19 के समय में जो कि शिक्षा में जो देखोगे मध्यम कंट्री है, मध्यम वर्ग वाला कंट्री जिसमें मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा है, और फिर गरीब वाला कंट्री है, उसमें देखोगे शिक्षा के स्तर में लगभग देखोगे 40% का नुकसान हुआ। 40% जो कि एडमिशन नहीं हुआ है, 40% बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया किसी न किसी कारण की वजह से, या तो उनके पास ऑनलाइन संसाधन नहीं है या जो भी कह लो उसी की वजह से। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 देखो कराए प्राय सुर्खियों में रहने वाला मियावाकी विधि क्या है। ये तो काफ़ी फेमस है, जापान के एक आपके वनस्पति विज्ञ हैं, ठीक है, बॉटनिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने जो कि ये टेक्निक का प्रयोग किया था। इसका ऑप्शन ए सही है, वनों को उगाने की एक अनोखी तकनीक है। ठीक है, मियावाकी विधि में क्या होता है, मान लो एक छोटे से एरिया में जो कि विभिन्न प्रजाति के जगह वन उगा दिए जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो सनलाइट पड़ेगा वो दाएं बाएं से नहीं पड़ेगा, सीधे ऊपर से पड़ेगा, छतों से जो कि इनके पौधे के ऊपर जो सनलाइट पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इन पौधों की जो ग्रोथ होती है ना वो 30% तक बढ़ जाती है, और वृक्षारोपण की दर जो कि 20 से 30% वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से कह सकते हो काफ़ी अच्छा टेक्निक है। इसको
इसको आप जो कि गार्डनिंग वन भी कहते हैं, मतलब कि छोटे से एरिया में वन पूरा आप जंगल लगा दे रहे हो, इस तरह की कुछ टेक्निक है, तो इसको गार्डनिंग वन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 सम्राट अशोक के शासनकाल के संबंध में आपसे बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा से प्रत्यक्ष संवाद करने वाला वह प्रथम भारतीय सम्राट था। ओके। सेकेंड कह रहा है अशोक के अभिलेख केवल भारत में पाए जाते हैं। ओके। थर्ड कह रहा है आपका संस्कृत के साथ साथ अभिलेखों पर अरमाइक और यूनानी जैसे भाषाओं का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो देखिए जो इसका पहला स्टेटमेंट है वो जो कह रहा है कि यह प्रथम भारतीय सम्राट था जिन्होंने जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रजा से सम्राट करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, ये जो कह रहा है कि अशोक के जो अभिलेख है केवल भारत में पाया था, जी नहीं, गलत है। इसको आप देखोगे अफगानिस्तान का जो कंधार का रीजन है वहाँ पर भी जो कि अशोक के अभिलेख मिले हैं, तो ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला सही है, तो अगर आप इस हिसाब से देखो पहला सही तो डी वाला ऑप्शन कट जाएगा, सेकेंड वाला गलत है तो हमारा बी वाला ऑप्शन कट जाएगा। देखते हैं थर्ड वाला क्या करे, संस्कृत के साथ साथ अभिलेखों पर अरमाइक और यूनानी जैसे भाषाओं का भी उपयोग किया गया था। जी हाँ, ये भी सही है, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। चलते और देखो क्वेश्चन जो अशोक का जो अभिलेख है इसमें जो 13वां शिला अभिलेख है उसमें देखो ध्यान देना, चोल और पांड्य शासकों के बारे में भी वर्णन किया गया है, जो कि धम्म का अभिलेख जिसको कहते हैं उसमें जो कि आप देखोगे चोल और पांड्य के बारे में भी इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आपका सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि धातु की मूर्ति थी उसके बारे में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है आपसे धातु की मूर्तियां बनाने में बालू संकचन यानी सैंड कास्टिंग सर्वाधिक प्रचलित तकनीक था। ओके। सेकंड कह रहा है केवल मानव आकृतियां धातु से निर्मित थी। ओके। थर्ड कह रहा है उत्तरकालीन हड़प्पा और ताम्र प्रसारित स्थलों में धातु की ढली मूर्तियों का अभाव था। देखो 3 बातें कर आपसे पूछे कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1, बी है केवल 2, 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है कोई नहीं। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है इसका कि जो धातु की मूर्तियां होती थी वो सैंड कास्टिंग से सर्वाधिक प्रचलित थी, जी नहीं, ये गलत है आपका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे जो कि वैक्स टेक्निक का जो प्रयोग ज़्यादा होता था। और दूसरा यहाँ पे देखो केवल मानव आकृतियाँ, जी नहीं, पशुओं की भी आकृतियाँ जो कि धातु पे मिली हैं हमको। ठीक है, थर्ड वाला देखो उत्तरकालीन हड़प्पा और ताम्र प्रसारित स्थलों में जो कि धातु की ढली मूर्तियों का बहुत, जी नहीं, ऐसा नहीं था। जब हड़प्पा काल में जो कि धातु की मूर्तियाँ तो उसके बाद क्यों नहीं आएंगी, उसके बाद भी था। ताम्र प्रसारित कालिक स्थलों में भी आपको जो कि धातुओं की मूर्ति देखने को मिली है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन होगा इस टेस्ट नंबर 5 का। देखते हैं क्या है। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला वेशक संबंधित है। वेशक क्या है ये देखो पूछा, ऑप्शन ए है आपका चकमा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक बौद्ध त्यौहार है। बी कह रहा है केरल में वार्षिक भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। सी कह रहा है नागालैंड का पारंपरिक हाथ से बुना कपड़ा जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। ओके। डी कह रहा है आंध्र प्रदेश की एक रंगमंच परंपरा। देखो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें अगर आपको पता है तो आप करिए, नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर दें ही तो ही बेहतर है, मतलब इसको छोड़ दे, स्किप कर दे। ठीक है, तो जो वेशक शब्द है ये देखो ऑप्शन ए सही है, चकमा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है, ये ध्यान रखना। हो सकता है कल को स्टेटमेंट यूपीएससी जो कि जैन त्यौहार बोल दे तो वो ध्यान रखना, या हिंदू त्यौहार बोल दे तो वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बौद्ध त्यौहार है जो कि चकमा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये रहा हमारा आज का टेस्ट, ये भी खत्म होता है। कल से हम अपने नए टेस्ट की शुरुआत करेंगे, अगला टेस्ट देखेंगे कौन सा है। जो भी मित्र जो कि चैनल पे नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।